तो चलिए आज अपने भारतीय संविधान के अगले पार्ट पर बात करते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग है। और सामान्य वर्ग का मतलब अनुच्छेद 12 से आज स्टार्ट करेंगे। और 12 तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, अनुच्छेद 13 थोड़ा ज़्यादा डीप में अगर पढ़ना चाहो तो काफ़ी थोड़ा बड़ा है। अगर समझना चाहो तो उसके बाद फिर बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो मैं अपने हिसाब से करवाता चलूँगा। और आप लोग देख लीजिए, समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग क्या है। मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग का मतलब हुआ कि जो अनुच्छेद 12 है, ठीक है, सामान्य वर्ग में आते हैं अनुच्छेद 12 और 13, ठीक है। तो 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है। याद रखना है कि राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों में दी गई। यानी कि जब मौलिक अधिकारों की स्टार्टिंग होती है जिस अनुच्छेद से, उसमें दी गई है। और जो भी जो आपके नीति निर्देशक, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनकी जब स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पर भी ये परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो बात करते हैं कि राज्य की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। देखो, पूरे मौलिक अधिकारों को पढ़ने पर जो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में, वो ये दी गई है कि पूरे मौलिक अधिकारों को पढ़ने पर जब भी राज्य शब्द आए तो आप वही मतलब समझा जाए जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। और अनुच्छेद 12 में दिया क्या गया है कि एक तो भारत की संसद होगी, ठीक है, सभी राज्य विधानमंडल राज्य की श्रेणी में आएंगे, स्थानीय निकाय जैसे कि प्राधिकारी व पंचायत, ठीक है, पंचायत नगर पालिका, ठीक है। और एक क्लॉज दिया गया है कि अदर अथॉरिटीज, यानी कि अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में कौन आएगा, इसका निर्धारण करेगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि LIC हुआ, ठीक है, जो आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब। और अन्य भी जो कि ICAR वगैरह हैं, जो भारत की संस्थाएं हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी, तो उनके संबंध में भी कि ये इसमें आएंगी या नहीं, राज्य की परिभाषा में आएंगी या नहीं, इसका निर्धारण करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो अनुच्छेद 12 में है वो यही है कि भारत की संसद, राज्य विधानमंडल जितने भी सभी भी हैं, ठीक है, सभी राज्यों के विधानमंडल जो हैं और ये सभी हैं, ये सभी मिला के क्या हुआ कि आपकी राज्य का निर्माण करते हैं, राज्य की परिभाषा निर्माण करते हैं। अब अनुच्छेद 13 में आते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, फिर भी कुछ सामान्य बातों से समझते हैं। अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि विधियाँ तथा इनके अल्पीकरण की बात हुई है इसमें, ठीक है। अल्पीकरण का मतलब जो भी विधि बनाई गई हैं उनको कमज़ोर करने की बात हुई है। जैसे कि अनुच्छेद 13(1) में क्या दिया गया है, पूर्व संवैधानिक विधियों की अल्पीकरण की बात करता है। यानी कि अभी चलो इस पर आगे आएंगे तो इसमें बताएंगे अभी उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। और जो अनुच्छेद 13(2) है वो उत्तर संवैधानिक। अच्छा चलिए इसे पहले समझ लेते हैं कि पूर्व संवैधानिक क्या है, उत्तर संवैधानिक क्या है, ठीक है। उसके बाद इस पर आते हैं तो आई थिंक आप कुछ बेहतर समझ पाएँ, ठीक है। तो देखिए, जो विधियाँ उत्तर संवैधानिक विधियाँ हैं वो क्या है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 से जो भी विधि बन रही है वो है संवैधानिक विधि, जो इसकी सर्वोच्च विधि होगी, ठीक है। इससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले की जो विधियाँ थीं, ठीक है, जो भी विधियाँ थीं उन्हें पूर्व संवैधानिक विधियाँ कहा गया। यानी कि संविधान के लागू होने के पहले की जो विधियाँ थीं वो पूर्व संवैधानिक विधियाँ थीं, और जो 26 जनवरी 1950 के बाद की विधियाँ हैं उन्हें उत्तर संवैधानिक विधियाँ कहा गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि पूर्व संवैधानिक विधियाँ क्या है और उत्तर संवैधानिक विधियाँ क्या है। और संवैधानिक विधि क्या है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो स्थिति आ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 13(1) में क्या दिया गया। अभी 1949 और 26 जनवरी 1950 की बात की। तो 13(1) में दिया गया है कि वे विधियाँ
जो भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व हमारे यहाँ मौजूद थी पूर्व संवैधानिक विधियाँ कहलाएँ, जैसे कि जो पूर्व संवैधानिक विधि का वैसा जो मूलाधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, उस स्थिति में उसे उस सीमा तक निरस्त घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मूलाधिकारों के असंगत समझेगा। चलिए, ये अगर समझ नहीं आया तो इसे समझाते हैं। तो पहले तो ये और 13(2) देख लीजिए, ठीक है। 13(2) में क्या है? अच्छा, पहले ये संगत और असंगत का मामला समझ लीजिए कि 13(1) के तहत जो कहा गया था 1950 से पहले, और भाग 3 फंडामेंटल राइट, यानी कि जो आपका 1950 की बात की गई स्थिति, मान के चलो कोई विधि 1950 से पहले थी, ठीक है, संविधान लागू होने से पहले, एक ये जितना हाईलाइट किया, ये मान के चलो ये जो छोटा आयताकार बना है ये कोई विधि है, ठीक है। या चलिए एक नए पेज पे इसे ठीक है, ये एक आपकी विधि हुई। तो इसमें क्या हुआ कि अब जब 1950 के बाद अब कोई नया कानून आ गया, ठीक है, उसी पर, तो उसमें क्या कहा गया कि इसे आप जो है मतलब जो जितना मैच इसमें से खा रहा हो वो मैच खाइए, और इसमें से जितना मैच खा रहा हो उतना निकालिए, और बाद बाकी 10% असंगत और 90% संगत, ठीक है। तो जो ये 10% बचेगा तो वह उस 10% हिस्से को निरस्त न करते हुए उसे मौलिक अधिकारों भाग 3 से ढक दे, जिससे भविष्य में संसद चाहे तो संविधान संशोधन करके उससे 10% पर भी ग्रहण लगा सके, सॉरी ग्रहण हटा सके, ठीक है। तो पहले तो हम वहीं पर आते हैं, अपने उस सीमा तक निरस्त करना है क्या। तो 13(2) में कहा गया कि उत्तर संवैधानिक विधियों की वैधता की बात की है इसमें कि यदि किसी उत्तर संवैधानिक विधि का कोई हिस्सा संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों से असंगत रखते हों, तब उत्तर संवैधानिक विधि के हिस्से को उस सीमा तक शून्य अथवा निरस्त करार दे दिया जाएगा जिस सीमा तक वह मूलाधिकारों से असंगत हो, ठीक है। और 13(3) में क्या कहा गया कि संसद, विधानमंडल इत्यादि द्वारा पारित अधिनियम, उपविधि, सरकारों द्वारा जारी शासनादेश, प्रशासनिक आदेश, न्यायालयीय निर्णय, अभिसमय यानी कि परंपराएं, रूढ़ियाँ जितने हैं इत्यादि विधि के अंतर्गत आएंगे। ये साफ साफ कहा गया अनुच्छेद 13(3) के तहत। और व्यक्तिगत विधियाँ क्या होंगी? विधि के अंतर्गत नहीं आएंगी, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ, जो इस टाइप से व्यक्तिगत विधियाँ, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, तो वो विधि के अंतर्गत नहीं आएंगी, ठीक है। और जो 1959 में ये फिगर तो आप समझ ही चुके हो। तो 1959 में क्या कहा गया कि एक दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सहायता सुप्रीम कोर्ट में, उसके माध्यम से कहा गया कि उत्तर संवैधानिक विधियों के साथ आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये इस लेवल का है भी नहीं, तो आगे देखते हैं। पृथक्करण, चलो ये भी नहीं, तो पृथक्करण वाला सेगमेंट इसमें है भी नहीं आपके सिलेबस में। तो आते हैं अब सीधे अनुच्छेद 13(2) में, ठीक है। 13(2) में क्या कहा गया कि जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 13 में भी दिया गया, 32 में भी दिया गया और 226 में भी। जैसे कि जो रिटर्न दायर होती हैं 5 प्रकार की, मालूम होगा, तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होती हैं, और 13 में भी होती है, 226 के तहत भी होती हैं। उच्चतर न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो होता क्या है कि विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्य यदि संविधान सम्मत नहीं पाए गए, तब न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों अथवा निर्णयों की समीक्षा कर सके, निरस्त भी कर सकती है इस मामले में, ठीक है। और न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक समीक्षा अधिकार कहा, ठीक है। समझ आया? सबसे पहले तो विधायिका का मतलब संसद, ठीक है, जहाँ पर कानून बनते हैं, ठीक है। और कार्यपालिका का मतलब कार्यपालिका में जितने भी नौकरशाही है, एक होता शासन, एक होता प्रशासन। तो शासन हो गया नेताओं का, जितने भी लोग चुन के आते हैं, ठीक है।
तो शासन तो वो करते हैं किसी भी माध्यम से चुने गए हैं। तो और प्रशासन क्या होता है कि जितने भी कार्यपालिका में लोग कार्यपालिका के ही दो भाग हैं, शासन प्रशासन, ठीक है। यानी कि जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं, 6 साल के लिए, और एक होते हैं कि आजीवन, जैसे कि एक बार सर्विस लग गई और वो कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो वो भी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के कार्य यदि संविधान सम्मत नहीं पाए जाते हैं तो न्यायपालिका जो होती है, कोर्ट जो होता है, वो उसको ये अधिकार होता है कि वो विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को, निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। कोई भी रिट अगर डालेगा, जनहित याचिका डालेगा, तो उसकी सुनवाई करेगा और उसे निरस्त करने का भी अधिकार भारत की सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, ये क्या कहाँ से ली गई? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और अमेरिका के संविधान के मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं था, उसमें बाद में जोड़ा गया, और जबकि भारत के मूल संविधान का ये हिस्सा रहा। तो जो यह प्रक्रिया है शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा से संबंधित है, और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में अवरुद्ध व संतुलन को अपनाया है भारत में, ठीक है। और विधायिका व कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य संविधान सम्मत नहीं है, तो इनके कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है। इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में 1803 में मार्गरी वर्सेस मेडिसन बाद आया था, उसके बाद में न्यायिक समीक्षा की संकल्पना निकल कर आई थी, ठीक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो न्यायिक समीक्षा संकल्पना कहाँ से निकली, तो अमेरिका से, और वो भी 1803 में। क्योंकि यूएसए के संविधान में विधि सम्यक प्रक्रिया है जो न्यायालय को विधायिका व कार्यपालिका से मजबूत बनाती है, ठीक है, इस वजह से। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या भारतीय संविधान में न्यायपालिका को प्राप्त न्यायिक समीक्षा का अधिकार सीमित है या असीमित, इस पर बात करेंगे। इसी उपबंध को क्या हुआ कि लेकर 1950 से 80 तक संसद और सर्वोच्च न्यायालय में वर्चस्व चलता रहा, यानी कि दोनों बढ़ते रहे, हम बड़े आप बड़े, हम बड़े आप बड़े, यानी कि इनके कार्यों की समीक्षा कर सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संसद के कार्यों की समीक्षा कर सकता है, और संसद क्या कर सकती है? संसद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट सकती है। अब समझिए भाई साहब, यहाँ पर कितना बड़ा लोचा है कि जो 1950 से 80 तक जो सिस्टम चलता रहा वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अगर संसद ने कुछ गड़बड़ी की तो ये क्या करेंगे कि उनके कार्यों पर समीक्षा करेंगे। कोर्ट में अगर कोई जाएगा इनके खिलाफ तो इनके खिलाफ ये सुनवाई करेंगे और निर्णय भी देंगे, और संसद को ये अधिकार था कि जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा उस निर्णय को ही पलट सकते हैं, तो इससे ज़्यादा कोई भी कह सकता है, ठीक है। तो और फिर आगे आते हैं कि 31 से, चलो ये हो चुके हैं, इन पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे। 31 से ये काफ़ी डिटेल में है। हाँ, तो 2-3 पॉइंट ये सुन लीजिए काम के कि 1997 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के इसके हवाले से एक बात कही कि न्यायपालिका का जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है यह संविधान के आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब कल बात आई थी 2-3 दिन पहले कि अब संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। तो यह अगला एक केस आया कि 1981 में वामन राव भारत संघवाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून शामिल हैं यदि 24 अप्रैल 1973 के पश्चात में शामिल किया गया, ठीक है। जानकारी होगी कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, जो 73वां संविधान संशोधन था उसके तहत, यानी कि और वो स्टार्ट कब हो गया था, हालांकि वो काफ़ी बाद में हुआ, लेकिन 24 अप्रैल को माना जाता है। तो उसके पश्चात अगर शामिल हुआ है तो उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और जो 24 अप्रैल 1973 के बाद क्या होगा कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आने के बाद, यानी कि 24 अप्रैल 1973 को संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, जिसमें 13 जजों की पीठ ने सुनवाई की थी। तो अब इसमें कहा गया कि न्यायपालिका के पास लगभग असीमित न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, ठीक है। अगर न्यायपालिका चाहे तो उसके पास जो इसका अधिकार है वो असीमित है। लेकिन इसमें एक और बात हुई कि न्यूनतम 15 जज, ठीक है, जो आगे अगर कभी ये
बात होगी तो न्यूनतम 15, अभी तक क्या था कि जैसे कि जो यहाँ पर थे 13 जजों की पीठ ने इस पर सुनवाई की थी, और 13 जजों की पीठ से क्या हुआ कि जो भी इन्होंने निर्णय दे दिया। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का एक ये सिस्टम रहता है कि अगर किसी एक जज ने मान के चलो कि 5 जजों की कोलिजियम जो होती है, अगर 5 जजों ने कोई जजमेंट दिया है तो आगे चल के क्या होगा कि अगला जो उनके निर्णय पलटने की जो, यानी कि यही जो न्यायिक समीक्षा होता है कि निर्णय पलटने का जो प्रावधान है और जो शक्ति है वो तभी है जब जैसे कि 5 जजों की जो बात थी तो वो क्या कर पाएँ कि 5 से ज़्यादा जज, ठीक है। अगर 5 जजों ने की है पहले, तो अब क्या होगा कि 7 जज अगर जजमेंट दे दें तब वो मान्य होगा, क्योंकि 6 क्यों नहीं कि अगर 6 पे वोटिंग होगी तो हो सकता है 3+3 हो जाए, ठीक है। तो 4+3 हो तब वो निर्णय जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो 13 जजों की जो पीठ है, ठीक है, इन्होंने 13 जजों की जो पीठ आई थी, तो इसी के तहत क्या हुआ कि जो कभी भी जो जो कोई भी निर्णय होगा उसे पलटने का जो अधिकार होगा वो होगा न्यूनतम 15 जजों को। ये जो अधिकार इन्होंने दे रखा है, ये जो सिस्टम दिया था, ठीक है, 14 अप्रैल 1973 वाला, तो ये अब निर्णय तभी पलट सकता है जब भविष्य में 15 जजों की कोई पीठ बैठे और कोई फैसला सुनाए, यानी कि 13 से अधिक। अब क्या हुआ कि अमेरिका में व्याप्त न्यायिक समीक्षा की अवधारणा, भारत में व्याप्त न्यायिक समीक्षा की अवधारणा की तुलनात्मक अध्ययन, इससे कोई खास ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से अगले पार्ट पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।